आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, वेयर यू कैन लर्न along with fun. Welcome back to your favorite program of your favorite YouTube channel, Radio Tashan. That is खेल की बात Radio Tashan के साथ. A series decider, India versus Sri Lanka, T20 number 3. And what happened, you all know, it was all to play for both the side, either it's Sri Lanka or India. 1-1 all, and then they went to Rajkot for the final match. And the result is very clear. India scored 228 runs in 20 overs with a magical inning of Surya Kumar Yadav. 100 plus run, 111 if I'm not wrong, 112 maybe, 51 deliveries he faced. And Rahul Tripathi, the show of the match, would have been 35 from 15-16 ball. He was on absolutely fire. Before we start anything else, it will be only fair to introduce two of our guests with whom we will discuss more on yesterday's game which India played against Sri Lanka in series decider. First of all, I would like to welcome Mr. Ram Kishanji, your very known voice. You always used to listen him, hear him, whatever you want to use, it's totally up to you. And another voice, that is Mr. Chandan Shah. So welcome back on Chandan Raj, if I'm not wrong your name, right? So welcome back on the show, both of you gentlemen. Now let's start the show with the summarization of the match, how it went. Ramkishan ji. हेलो जी जी बताइए। अच्छा, मेरी आवाज आपको ठीक से मिल रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। जी हाँ। भारत श्रीलंका, मैंने आपको शुरू में कहा था कि श्रृंखला शायद भारत क्लीन स्वीप करेगा। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे स्टॉप करिएगा। मैंने आपको यही बोला था शायद कि क्लीन स्वीप करना चाहिए, लेकिन श्रीलंका युवा टीम है, जोश की कोई कमी नहीं है, तो मुकाबले कहीं भी जा सकते हैं। और अंत में हुआ वही, एक तरफा मुकाबला श्रीलंका ने जीता और एक भारत ने बहुत क्लोज मैच जीता। जो पहला मैच था मुंबई में, बहुत क्लोज मैच था, वो 2 रनों से बॉलर की बदौलत मैच जीत गया भारत। उसके बाद मुंबई के बाद पुणे, मुंबई से सीधा हाईवे पुणे के लिए जो पकड़ा, वहां पे आप जानते हैं श्रीलंका ने क्या हश्र किया भारतीय बॉलिंग लाइनअप को। 206 रन के आसपास का स्कोर, उसके बाद भारत उसको चेज नहीं कर पाया, 15-16 रन से मैच जीत गया। फिर उसके बाद आई भारत की बारी, जो सीरीज डिसाइडर था, वहां भारत ने जबरदस्त बैटिंग की और 220 के ऊपर रन बना डाले और श्रीलंका को रोक दिया 134 रन पर, 91 रनों की एक जबरदस्त जीत। और भारत की सबसे बड़ी जीत मैं आपको बता दूं 143 रनों की है, जो आयरलैंड के विरुद्ध आई थी। उसके बाद अफगानिस्तान है, फिर 2 जीत है जिनमें श्रीलंका शामिल है, वो 91 और 93 की है। उसके बाद एक और जीत 101 रनों के आसपास की है, जो अफगानिस्तान के विरुद्ध आई थी। ये कुछ जीत थी जो रन के मामले में भारत के लिए टॉप पर है। तो आप बताएं, सूर्य कुमार यादव मतलब क्या प्लेयर है? अगर आप शब्द में बयां करना चाहें तो क्या कहेंगे कल की बैटिंग के बारे में? जी हाँ, निश्चित तौर से सूर्या की वो जो बैटिंग थी सच में मंत्रमुग्ध कर देने वाली, अविस्मरणीय वो बैटिंग थी। और उस कतार में मैं इस समय 2 ही खिलाड़ियों को देखता हूँ, एक सूर्य कुमार यादव और एक अफ्रीका के बेबी एबीडी कहते हैं जिनको, डेविल ब्रेविस। वो भी कुछ इस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय उन्होंने खेले नहीं है, लेकिन मुझे कुछ लगता है। और एवीडी की झलक तो पूरी तौर से मिलती है। एवीडी भी 360 प्लेयर थे और सूर्य भी है। निश्चित तौर से 19 पे नाबूद कर दिया और सूर्य कुमार यादव को क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन सूर्य कुमार यादव से पहले जिसने इस मैच को इस दशा में खींचा, वो राहुल त्रिपाठी। कौन को भूल सकता है 16 में 35। सच में सूर्य कुमार यादव अविस्मरणीय है।
निश्चित तौर से। लेकिन इस मैच में उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम जो त्रिपाठी ने किया वो उससे भी ज्यादा बेहतरीन पारी थी। और सूर्य कुमार यादव को गौतम गंभीर ने लगातार वकालत की है उनकी कि उनको रेड बॉल क्रिकेट भी खिलाना चाहिए, जो भारत के लिए काफी उपयोगी होगा। जी चंदन, कैसे देखते हैं राहुल त्रिपाठी को? मौका मिला, पहले मैच उन्होंने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, ठीक है वो टीम के लिए खेल रहे थे, आउट हो गए। कैसे देखते हैं आप उनकी बैटिंग को और उनके इस अप्रोच को जो उन्होंने, मुझे लगता है फेयरलेस क्रिकेट की परिभाषा को ठीक से परिभाषित किया? जी हाँ, राहुल त्रिपाठी एक बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनफैक्ट राहुल त्रिपाठी को हम सब बहुत पहले से जानते हैं कि बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाज है वो। इनफैक्ट कल का जो उनका पारी था वो 16 में इनफैक्ट 32 से 36 बहुत जबरदस्त था। राहुल त्रिपाठी के बारे में मेरे ख्याल से कोई शब्द कम पड़ जाएंगे कहने के लिए वो किस प्रकार के खिलाड़ी हैं वो। हाँ, 16 गेंदों में 35-36 रन की वो पारी छोटी सी जरूर थी, लेकिन कैमियो उसको कई कमेंटेटर्स कहेंगे, बट मुझे लगता है उसे फाउंडेशन ऑफ द मैच कहना चाहिए। शायद वो मैच की नींव रखी थी उस पारी ने। क्या लगता है आप दोनों को बारी बारी से? तो रामकिशन जी, पहले आपसे सवाल, और यही सेम सवाल आपसे चंदन जी रहेगा। ध्यान से सुनिएगा इनका जवाब और उसके बाद आप उत्तर दीजिएगा। क्या लगता है कि अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस दिशा में अग्रसर है कि वो कोहली जैसे महान प्लेयर की जगह पर केएल राहुल राहुल त्रिपाठी जैसे प्लेयर्स को जगह देने के बारे में सोच रहा है? जी, तो जहाँ तक आपने सवाल किया है इस बारे में मैं बताना चाहूंगा, उससे पहले मैं सिलेक्टर्स के बारे में भी बता देता हूँ। सलील अंकोला सिलेक्शन कमेटी में आ गए हैं। और दूसरी बात, त्रिपाठी से पहले कोहली की मैं बात करूंगा। कोहली मुझे लगता है T20 की स्कीम ऑफ थिंग्स में कोहली इसमें शायद अब नहीं है। जहां तक मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा था, मुझे याद नहीं है वो, कि विराट कोहली T20 की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। और यदि नहीं है, मुझे लगता है उस कतार में कई लोग हैं T20 में। लेकिन यदि राहुल त्रिपाठी ने निरंतरता दिखाई, उनको खिलाया गया, यदि उन्होंने कुछ और पारियां बेहतर खेली, मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर का कहीं करियर खतरे में ना पड़ जाए। जी चंदन जी अपनी बात रखिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। श्रेयस अय्यर की जगह कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो जिसे हम संकट की बादल कहते हैं वो मंडराता हुआ जरूर दिखेगा अगर राहुल त्रिपाठी ने कुछ इस प्रकार से अगर और भी उम्दा पारी खेल जाए तो। निश्चित तौर पर राहुल त्रिपाठी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी है, और श्रेयस अय्यर का ही नहीं, इनफैक्ट कई सारे प्लेयर्स ऐसे जिनके ऊपर सवाल चिन्ह तो खैर क्या ही मैं कहूँ, लेकिन हाँ, उनका जगह मिलना बहुत ही मुश्किल रहेगा अगर त्रिपाठी ने कुछ अच्छा कर दिया तो। कैरी करें रामकिशन जी, मैं मिलता हूँ आपको। जी तो ये कुछ हुआ। चंदन जी, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ, आखिर कहाँ चूक हुई? बहुत जल्द ईशान किशन को खो दिया था भारत ने। यदि श्रीलंका ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी से शुरुआत की थी, उसके बाद 6 ओवर में 53 रन थे जब 2 विकेट गिरे। उसके बाद कहाँ चूक हो गई? क्या सूर्य कुमार के खिलाफ कोई प्लान नहीं बना पाई, या कहाँ चूक हो गई? मुझे लगता है आप क्या इस पे कहना चाहेंगे? जो इतना भारी भरकम सा स्कोर, वो सूर्या की लंबी इमारतें बनी। जी हाँ, श्रीलंका ने काफी सजीव शुरुआत कर दी थी शुरू में जो ईशान किशन का विकेट लेके। फिर उसके बाद जब शुभम गिल एक प्रकार से प्रेशर हो रहे तो फिर राहुल त्रिपाठी ने आके प्रेशर बिल्ड नहीं होने दिया दूसरे के ऊपर। फिर वहाँ पे काफी ज्यादा जब फिर राहुल त्रिपाठी को आउट होने के बाद तब तक शुभम गिल जो है सेट हो चुके थे। इनफैक्ट फिर सूर्य कुमार ने भी अपने ऊपर और टीम के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आने दिया। सूर्य कुमार के साथ कोई प्लान सेट करने का उन्हें मौका ही नहीं मिला। इनफैक्ट श्रीलंका वाले जो टीम है उनके ऊपर फिर सूर्य कुमार ने काफी अपने बहुत अच्छी उनका बैटिंग करते रह गए लास्ट में। मुझे लगा कि ये थोड़ी सी कैलकुलेटिंग चूक थी, छठे बॉलर का इस्तेमाल ना करना।
हाँ ये एक भी हो सकता तो है। कहीं चूक थी, और उसमें ये पिछले मैच में भी चूक हुई, जो दासुन ने को ओवर करना पड़ा 20वां, जिसमें इनफैक्ट 21 रन चाहिए थे, इसीलिए शायद वो बन नहीं पाए वो भी। लेकिन ये चूक उस मैच में भी हुई, चूक यहाँ पे भी हुई, नहीं कोई सीख नहीं सीखी गई। खैर, हम बात करेंगे सूर्य कुमार यादव और राहुल त्रिपाठी हाईलाइट रहे। उसके बाद श्रीलंका कोई बड़ा स्कोर अर्जित नहीं कर पाया। एक और चीज पे मैं कमेंट आपका चाहता हूँ, राजापक्से की जगह अविष्का फर्नांडो को खिलाना कितना सही डिसीजन था? मुझसे इनफैक्ट पूछ कहीं रहे ना हैं? कहीं, अच्छा, चंदन जी से। ओके, फाइन हाँ फाइन। जी इनफैक्ट कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से राजापक्षे एक बहुत ही अच्छा बैट्समैन है। पिछले 2 मैच में जो आउट हुए हैं, तो वो एक बहुत अच्छी बॉल पे आउट हुए। राजापक्षे को मेरे ख्याल से ड्रॉप करना कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कतई ठीक नहीं था। अब इसका फर्नांडो जो अब एक बहुत दिन बाद टीम में खेल रहा था, मेरे ख्याल से राजपक्षे एक अच्छा बैट्समैन था। वो गलत चूज था श्रीलंका टीम का कि आज इसका फर्नांडो को खिलाया जाए। जी आजम सर, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? I totally agree with the point that he made. Actually, Rajapakse would have been more, excellent batsman in comparison to Avishka Fernando. Yes, it's all right that Sri Lankan player are thinking to give chance to all the youngsters who are coming to the team. लेकिन फिर भी मुझे लगता है राजापक्षा को आपको ज्यादा मौके देने चाहिए, क्योंकि वो एक्सप्लोटर है, वो फ्लोटर, जो भी कह लीजिए आप, वो आपकी टीम को एक बैलेंस प्रदान करते हैं। और अगर वो चल गए, दिन उनका हुआ, तो फिर किसी भी बॉलर की शामत आ सकती है। तो मुझे लगता है डिसीजन ठीक नहीं था। बाकी श्रीलंका भी, मैंने जैसे पहले कहा, उभरती हुई टीम है, तो इस तरह की चीजें थोड़ी मोड़ी होती रहती है। अक्षर पटेल को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया। उन्होंने रन 317 ही बनाए। हालांकि 317 बहुत रन होते हैं 3 मैचों की सीरीज में। 117, माफ करिएगा, 3 विकेट शायद लिए अक्षर पटेल ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, वो 317 मुझे कुछ, आज मैं पढ़ रहा था अचानक से, मुझे कुछ दिखा था इसलिए मुझे 317 याद आ गया। वो 117 रन था। और मैं समझता हूँ पटेल ने बढ़िया इनिंग खेली। जो भी उन्हें मौके मिले, एक बार भारत बड़ी विपरीत स्थिति में था, उसके बाद उन्होंने आके मैच कम से कम बनाया भारत के लिए सूर्य कुमार यादव के साथ। हालांकि वो जिता नहीं पाए, एक अलग मामला। तो मैन ऑफ सीरीज उन्हें मिला। अब ओडीआई श्रृंखला शुरू होने वाली 10-12, और अगला मैच शायद 14-15। 10, 12, 15 जी। 21वां गुवाहाटी पहुंचा है, जहां पे 10 तारीख को भारत और श्रीलंका के बीच पहला एक दिवसीय मैच वर्तमान एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का खेला जाएगा। एक चीज मैं आपसे पूछ रहा था। पहली चीज, राजापक्षे को मुझे लगता है श्रीलंका यूज नहीं कर पाया। कहीं 3 पे खिलाया, पहले मैच में 5-6 पे खिलाया, फिर 3 पे खिलाया। आजम सर, ये बताइए, आपके हिसाब से राजापक्षे को खिलाने की सही पोजीशन क्या होनी चाहिए? नंबर 3, इससे नीचे अगर आप उनको खिलाएंगे तो शायद आप उनको कम गेंदें देंगे, और जितनी अच्छे बैट्समैन को कम गेंदें मिलेंगी, उतना बेहतर वो बॉलिंग टीम के लिए होगा। तो बेहतर होगा कि अगर राजापक्षे को आपको खिलाना है, तो एटलीस्ट आप उन्हें 3 पर भेजें, या हद से हद 4 पे। बहुत नीचे भेजने से उनको कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, मुझे भी लगता है राजापक्षे को 3 नंबर सबसे बेस्ट चॉइस है। 3 नंबर पे आप राजापक्षे को खिलाएंगे तो टीम के हित में होगा। कई बार असफल भी हो सकते हैं, लेकिन टीम के हित में होगा। खैर, अब हम थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले चर्चा और होनी जरूरी मैं समझता हूँ। अक्षर पटेल की ये जो पारियां, और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी कहा कि जब वो बैट से भी कंट्रीब्यूट करते हैं तब वो अपने आप को ज्यादा इंजॉय फुल महसूस करते हैं। कल उन्होंने सेरेमनी में बात कही थी जब मैं सुन रहा था। तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहता हूँ, पहले चंदन जी से ये मेरा सवाल है कि क्या कहीं रविंद्र जडेजा की जगह खतरे में तो नहीं आपको जो है आन पड़ी नजर आ रही है? क्योंकि अक्षर पटेल की ये पारियां जब 57 पे 5 हो जाएं तो आप उम्मीद करते हैं आई थिंक 150, इससे ज्यादा नहीं। और उसके वो भी ये मानिए कि अक्षर पटेल के बाद टेलेंडर यानी एज ए गेंदबाज आपके पास सभी खिलाड़ी हैं, सूर्या को छोड़ दे तो। उसके बाद क्या लगने लगा है
कि अक्षर पटेल वो भरपाई कर सकते हैं जो रविंद्र जडेजा पहले किया करते थे। जी चंदन जी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वैसे तो अगर रविंद्र जडेजा एक बहुत ही मतलब बेहतरीन खिलाड़ी है, सर्वश्रेष्ठ फील्डर है। पर हाँ, रविंद्र जडेजा की एज ए बैकअप अगर हम अक्षर पटेल को कहें तो बहुत बहुत बढ़िया वो मेंटेन कर रहे हैं अपने आप। जिस प्रकार से वो बैटिंग से अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस प्रकार से कहीं ना कहीं जडेजा की रिप्लेसमेंट हम जरूर कहेंगे कि अक्षर पटेल एक बहुत ही एक प्रकार से उभरता हुआ सितारा, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, कहा जाए अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तक वो बहुत अच्छा अक्षर पटेल का वो ये जो योगदान है बहुत जबरदस्त है। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि दूसरा एज ए जडेजा की जगह हम अक्षर पटेल अगर हमारा है तो फिर कोई समस्या वाली बात नहीं है। जी आजम सर, आप बताइए कि कहीं अक्षर पटेल रविंद्र जडेजा के लिए खतरा तो नहीं है? नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, अभी बहुत जल्दबाजी होगी कंपैरेटिवली एनालिसिस करना कि जडेजा ने जो किया है वो अक्षर पटेल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो बात का विषय है। हाँ, फिलहाल जडेजा की अनुपस्थिति में, गैर मौजूदगी में अक्षर पटेल एक जबरदस्त विकल्प है। आप उनके पास जा सकते हैं, आपको कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। बशर्ते जरूरत यह है भारतीय थिंक टैंक को या मैनेजमेंट को डिसाइड करने की कि कौन सा प्लेयर कहां के लिए फिट है। ये बड़ी जरूरी चीज है। जो युवा प्लेयर, मैं फिर भी ये आपसे कहूंगा, जो जितने भी युवा प्लेयर्स आ रहे हैं उन सबको अधिक प्रेफरेंस T20 के मैचेस में देना चाहिए। जो थोड़े से ज्यादा एज के हैं उनको वनडे मैचेस में, और जो उससे ज्यादा सीनियर है उनको टेस्ट मैचेस के लिए रख देना चाहिए। फिर शायद भारत के सभी प्लेयर्स खेलते हुए नजर आएंगे, चाहे वो जडेजा हो, चाहे वो कोहली हो, कोई भी हो। अन्यथा की स्थिति में ये खींचतान वाली सिचुएशन बनी रहेगी कि अक्षर पटेल को भी आप बाहर नहीं कर सकते जडेजा के आने पे, क्योंकि उन्होंने आपको ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं दिया है कि आप उनको बाहर कर दो। परफॉर्मेंस अच्छी की है, और जब कोई परफॉर्मेंस अच्छी करता है तो उसे मौके कंटिन्यूअसली मिलने चाहिए। नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, जैसा कि आपने कई प्लेयर्स के साथ देखा होगा बीच में होती आई है। अब वो रोज राजनीतिक विषय रहा हो या कुछ भी रहा हो, चाहे वो गौतम गंभीर हो, युवराज सिंह हो, वीरेंद्र सहवाग हो, इन सबके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई। इनको फेयरवेल मैचेस नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। अपनी पीक पर थे, इनको हटा दिया गया एक आध दो सीरीज खराब जाने की वजह से। तो कम से कम इस तरह की चीजें ना हो, इसलिए भारतीय थिंक टैंक को एटलीस्ट 3 फॉर्मेट्स की 3 अलग अलग टीमें और उनके बेंच स्ट्रेंथ तैयार कर लेने चाहिए। जी, अब हम अगली खबरों पे फटाफट आते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच कल संपन्न हुआ। दो ही आई थिंक टेस्ट मैचों की श्रृंखला थी वो। तो जो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच था वो भी ड्रॉ हुआ। सरफराज अहमद की वो मैराथन पारी शतक, जिसने दोबारा कप्तानी सरफराज को दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया है। और अब लग रहा है बाबर आजम की कप्तानी जाना लगभग तय मानी जा रही है। पाकिस्तान को 319 रन बनाने थे जीतने के लिए, और 304 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पे। लेकिन जो अंतिम विकेट था वो न्यूजीलैंड ले ही तो नहीं सका, और आखिरकार वो मैच ड्रॉ पे समाप्त हुआ। वहीं एक मैच और खेला गया, आज के दिन आई थिंक खेला गया, फाइनल उसका दिन आज था। टेस्ट मैच था वो, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस दक्षिण अफ्रीका के बीच वो टेस्ट मैच संपन्न हुआ। तीसरा टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे संपन्न हुआ, जिसमें नतीजा नहीं निकल पाया। एक खराब डिसीजन पैट कमिंस ने लिया जो उस्मान ख्वाजा को डबल 100 करने से रोक दिया। इसका कारण था तीसरे दिन का खेल ना होना, और ऑस्ट्रेलिया चाहता था कि इसमें नतीजा निकले, लेकिन ऐसा हो ना सका। 475 रन की पारी घोषित की और 255 रन बनाए। फॉलोन से बचने के लिए 276 चाहिए थे, फॉलोन खिलाया। 101 रन 2 विकेट के नुकसान पे जब स्कोर था, वहीं पे खेल नहीं हो सका आगे, और उस मैच को भी ड्रॉ घोषित कर दिया गया। जी, अब मैं चाहूंगा आजम सर कैरी ऑन करें और आगे T10 लीग की चर्चा को आगे बढ़ाएं। जैसा कि आप सबको विदित है कि सेवा कुटीर T10
क्रिकेट लीग फॉर द ब्लाइंड्स का ये चौथा संस्करण फिलहाल जारी है। अब प्रति एक शनिवार और रविवार को वहां पर मैचेस होते हैं, 3-3 मैचेस होते हैं, कई दिन 2 मैचेस भी होते हैं, लेकिन हफ्ते में केवल 2 दिन मैच होते हैं। ज्यादातर लोग अवेलेबल हो पाए इस वजह से आज उसी कड़ी में 3 मैचेस खेले गए। दिन का जो दूसरा मैच था उस समय तक मैं वहां पहुंच पाया था, तब तक की स्थिति ये थी, सेवा कुटीर थंडर्स और दूसरी टीम स्काई लॉर्ड्स के बीच मैच खेला गया, जहां सेवा कुटीर थंडर्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और स्काई लॉर्ड्स की टीम केवल 85 रन के आसपास बना पाई और वो ढेर हो गई 10 ओवर में, पूरे 10 ओवर खेल गए। ये अच्छी बात थी। उस मैच में रोहित ने बॉलिंग अच्छी की, हालांकि रन उन्होंने 14 दिए, बैटिंग अच्छी की, बल्कि B1 प्लेयर है वो। और नतीजा ये हुआ कि सेवा कुटीर थंडर्स ने 5 ओवर में ही उस मैच को जीत लिया और अपनी पहली जीत दर्ज कर ली। चंदन, इस मैच के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, और रामकृष्ण जी आप उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। चंदन, आप इस मैच में पहले अपनी राय दे लें, मैं आपको मिलता हूं थोड़ी देर में। जी हाँ, ये जो दूसरा मैच खेला गया आज का, हालांकि मैं भी उस टाइम तक बहुत मुश्किल था, लेकिन हाँ, रोहित जो एक जीवन कैटेगरी के जो एक प्लेयर थे, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे वो। कुछ उनकी जो कुछ शॉट थी वो बिल्कुल मिडिल ऑफ द बैट, अच्छा बैट और बॉल के बीच अच्छे बहुत बढ़िया कनेक्शन कर रहे थे रोहित। और अंततः जीत हुई, टीम की जीत। मेरे ख्याल से वो प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला शायद। बाकी रामकृष्ण जी आप बताएंगे। जी हाँ, तो वो सेवा कुटीर थंडर्स की पहली जीत थी और पहली जीत सेवा कुटीर थंडर्स को 3 मैच खेलने के बाद मिली। और आज एक और मैच खेला गया चंदन जी, उसके बारे में भी आप बताएं। नाइट राइडर्स का जो मैच था उसमें क्या हुआ? नंबर बताएंगे? जी बताइए। कौन बताएंगे? जी आप। हाँ जी। नाइट राइडर्स वर्सेस तो टीम का नाम भूल गया मैं, इनफैक्ट जो अपोजिट टीम थी, नतीजा ये हुआ कि नाइट राइडर्स टीम ने टॉस जीता। कैपिटल शायद। हाँ जी हाँ, सेवा कुटीर कैपिटल्स और सेवा कुटीर नाइट राइडर्स के बीच जो आज मैच खेला गया संध्या 3 बजे, नतीजा ये रहा कि नाइट राइडर्स की टीम ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। 170 रन 170 इनफैक्ट 175 रन का जो टारगेट था पीछे करते हुए सेवा कुटीर नाइट राइडर्स की टीम ने 9 ओवर और एक बॉल में चेस कर लिया इस शख्स को 10 विकेट के नुकसान 10 विकेट से। प्लेयर ऑफ द मैच B2 कैटेगरी के वो खिलाड़ी थे जो रहा। कितना तो कल भी एक मैच खेला गया जिसमें नाइट राइडर्स ने सेवा कुटीर थंडर्स को हराया। तो कल भी वो मैच खेला गया था। खैर उसका नतीजा यह रहा कि नाइट राइडर्स ने 143 रन बनाए और थंडर्स को 135 रन पे रोका। जी हाँ, यानी 12 रन से उस मैच को नाइट राइडर्स ने अपने नाम किया। तो ये सेवा कुटीर थंडर्स का दूसरा मैच था जो दोनों मैच शुरू में गंवाए और आज तीसरे मैच में अपनी पहली जीत दर्ज की। तो ये सब कुछ आज क्रिकेट में घटित हुआ है। एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, 13 जनवरी से इन लोहड़ी वाले दिन से भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी उसका विश्व कप आयोजित होने जा रहा है भारत में। आप लोग देखना ना भूलिएगा। स्टार स्पोर्ट्स और हॉटस्टार के साथ बने रहिएगा। इस अंक में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हम तीनों लोगों को यहीं पे इजाजत दें, फिर मिलेंगे अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।